अच्छा जी, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि इसके रिस्क फैक्टर के अंदर ब्रका म्यूटेशन हो सकती है, कोई भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर प्रीवियसली वुमेन ने हार्मोन्स लिए हुए हैं तो हो सकती है। उसके अलावा इंसेंस ओव्यूलेशन थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि हर महीने जब ओव्यूलेशन होती है तो ओवरी की सरफेस ज़ाहिर रप्चर होती है, ठीक है। और जब ओवरी की सरफेस रप्चर होती है तो एग रिलीज़ होता है, और फिर इस रप्चरिंग की वजह से यहाँ पे हीलिंग होती है, ओवर हीलिंग सम टाइम हो सकती है, फाइब्रोसिस होती है, स्कारिंग होती है, और उसमें से नियोप्लेजिया राइज कर सकता है। ये इसके रिस्क फैक्टर में आता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसकी कुछ जाहिर सी बात है जेनेटिक एसोसिएशन भी है। जेनेटिक एसोसिएशन में वो कहते हैं मोस्ट कॉमनली हेरिडिटरी कॉज जो देखा जा सकता है वो आपके पास ब्रेका म्यूटेशन ही है। उसके बाद वो कहते हैं नॉर्मली हमें पता है कि 1.4% चांस होता है कि एक वुमेन जो है 70 में से एक लड़की को ओवेरियन कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर उसकी डिग्री में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है तो उसके अंदर जो रिस्क है वो 5% तक इंक्रीज़ हो जाता है उसका लाइफ टाइम रिस्क। और अगर दो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है उनको ऑलरेडी ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके अंदर जो रिस्क है वो 50% तक इम्प्रूव हो जाता है। तो रिस्क फैक्टर के अंदर जेनेटिक वेरिएंट भी आएगा, ठीक है। सो उसने कहा ज़्यादातर हमने देखा कि म्यूटेशंस के अंदर भी जो BRCA BRCA1 है एंड देन इसी तरह BRCA BRCA2 है। सो BRCA1 म्यूटेशन 80% ओवेरियन कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये 15% एसोसिएटेड होती है। इसके साथ एक हेरिडिटरी सिंड्रोम है जिसको हम लिन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें नॉन हेरिडिटरी फेमिलियल पॉलीपोसिस होता है मेरा ख्याल है। तो इसके अंदर जो ओवेरियन कैंसर का रिस्क है वो 10% तक है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है कि इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है क्योंकि ये प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी को ट्यूमर रिस्पॉन्ड कर जाता है, ठीक है, इसलिए इसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी बेहतर है। सो ये सारे बेटे इसके रिस्क फैक्टर हैं, BRCA1 म्यूटेशन, 2 म्यूटेशन, लिन सिंड्रोम, इसी तरह हमने कहा कि कुछ अदर KRAS म्यूटेशन या एसोसिएटेड म्यूटेशंस, या फिर उसने अगर अपनी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली हुई है, हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए हुए हैं। हालांकि CUCPs जो है वो रिस्क को कम करते हैं, लेकिन अगर कुछ अदर मेथड यूज़ किए हुए हैं तो में भी रिस्क इंक्रीज़ हो जाए। अब वो कहता है कि अगर ये वुमेन जो है वो टाइमली प्रिवेंट करना चाहती है, वो चाहती है कि उसको ओवेरियन कैंसर ना हो, तो इसके लिए वो क्या कर सकती है? उसके लिए वो यही कर सकती है कि अगर वो टेस्ट करा रही है और वो टेस्ट जो है वो ब्रैका के लिए पॉजिटिव आ जाता है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो प्रोफिलेक्टिकली बायलेटरल सल्फेंजोओवेरेक्टमी करा ले, यानी दोनों तरफ से अपनी फिलोपियन ट्यूब से जो ओवरीज हैं उनको रिमूव करा ले। एक चॉइस तो ये है। अब दूसरी वो इसको फिर थोड़ा सा वो बता रहा है कि अगर वो बायलेटरल सल्फेंजोओवेरेक्टमी करा लेती है तो उसके अंदर जो ओवेरियन कैंसर का रिस्क है वो 90% तक रिड्यूस हो जाता है, और ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो भी 50% तक रिड्यूस हो जाता है। ऑल्दो अभी सिर्फ ब्रैका म्यूटेशन पॉजिटिव है, ब्रेस्ट कैंसर है नहीं है, तो वो प्री मीनोपॉजली अगर वो ये सर्जरी करा लेती है तो रिस्क काफ़ी हद तक कम होता है। अब सर्जरी जो है वो एज पे भी डिपेंड करती है। अगर BRCA1 म्यूटेशन है, ठीक है, या 2 है, अगर BRCA1 है तो हम कहते हैं कि वो 30s के अंदर जो है वो सर्जरी करा ले, और अगर 2 म्यूटेशन है तो फिर उसको 40s के अंदर जो है वो सर्जरी करवानी चाहिए। ये एक बात उसने की हुई है। दूसरी बात वो कहता है कि अगर वो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यंग है, ठीक है, तो हम ये बायलेटरल सल्फेंजोओवेरेक्टमी अगर उसमें कर देंगे तो उसकी तो ओवरीज ख़त्म हो जाएंगी, ओवरीज ख़त्म होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें फिर नहीं होगा इतनी यंग एज में। फिर वो क्या करे कि यंग एज में हमें पता है कि जो ट्यूमर राइज होता भी है तो वो ट्यूमर फिलोपियन ट्यूब में से राइज होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वुमेन की हम बायलेटरल सल्फेंजेक्टमी कर देंगे, ओवरीज रिटेन रहने देंगे, और फिर डिलेड ओवेरेक्टमी कर देंगे बाद में, ताकि सर्जरी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टॉप ना हो। एक वुमेन के लिए स्ट्रेस के बाइस बनता है अगर उसकी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही। नंबर 3 ये है कि प्रिवेंशन के लिए आप ऑपर्चुनिस्टिक रिमूवल भी कर लेते हो। अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है और वो वुमेन जो है वो हिस्ट्रेक्टमी करवा रही हुई है और आपको लगता है कि इसके अंदर ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं कि इसको आगे चल के ओवेरियन कैंसर हो सकता है, तो आप उसकी बायलेटरल सल्फेंजोओवेरेक्टमी कर दो। या सम टाइम ये भी होता है कि हम लोग ट्यूबल लाइगेशन करते हैं, चूँकि ट्यूमर स्टार्ट जो है वो होना है और फिलोपियन ट्यूब से, तो इसलिए, या फिर हिस्ट्रेक्टमी से इटसेल्फ भी रिस्क कम हो जाता है, और इसी तरह COCP के यूज़ से भी काफ़ी ज़्यादा हद तक 50% तक ओवेरियन कैंसर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के लिए CA-125 कराया जाता है या ट्रांसवेजाइनल स्कैन, लेकिन CA-125 जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। पेशेंट कैसे आता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि पेशेंट जो है उसके इनिशियली शायद नॉन स्पेसिफिक से साइन हो, और मोस्टली जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है तो वो लेट स्टेज पे ही आता है, तकरीबन वो स्टेज 3 पे आपके पास आता है। इसीलिए इसकी जो प्रोग्नोसिस है ट्यूमर की वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पेशेंट बहुत लेट स्टेज पे प्रेजेंट करता है। अब मैंने इसको याद रखा हुआ था यूजुअली 3 A's से, जहाँ पे भी ये 3 A's वाली चीज़ें पूरी हो जाए वहाँ पर ओवेरियन कैंसर हो सकता है। नंबर 1, पेशेंट को एब्डोमिनल ग्रिथ जो है वो
फील होती है, यानी इसको लगता है कि पेट में कोई चीज़ है, या ब्लॉटिंग यानी मेरा पेट बहुत फूला वैसे फील होता है। नंबर 2 ये कि उसको एब्डोमिनो पेल्विक पेन है, ठीक है, नंबर 2। एंड नंबर 3 उसको एब्डोमिनल फुलनेस फील होती है, यानी कि बहुत जल्दी खाने के बाद उसको ऐसे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है। डिफ़िकल्टी विद ईटिंग एंड फीलिंग फुल वेरी क्विकली, ये उसको फील आती है। साथ में बी से हम लोग याद रखेंगे कि उसकी जो बाउल हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर सिम्टम्स की वजह से ऑल्टर हुई भी हो सकती हैं। साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या हेसिटेसी जो है वो हो सकती भी है। उसके अलावा हम देखें तो पेशेंट को बी से ही बैक एक हो सकता है साथ में, और इरेगुलर ब्लीडिंग की कंप्लेन हो सकती है, और साथ में ज़ाहिर फटीग और एनोरेक्सिया और वेट लॉस तो मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड है ही हैं। सो एब्डोमिनल ग्रिथ है, एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल फुलनेस है, बाउल हैबिट का ऑल्टर होना, ब्लीडिंग, बैक एक, यूरिनरी सिम्टम और फटीग, ये आपने याद रखना है। अब आपने इस पेशेंट को ज़ाहिर एग्जामिन करना है। एग्जामिनेशन के ऊपर हम लोग जब उसकी एब्डोमिनोपेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो एक फिल्म हार्ड सा मैस जो है वो ज़ाहिर है हमें ऑलरेडी फील हो जाएगा। उसके अलावा स्लिम वुमेन अगर है तो स्लिम वुमेन के अंदर हमें एडिनेक्सल मैस भी फील हो जाएगा। साथ में हम लोगों ने इसकी चेस्ट एग्जामिनेशन भी करनी है। वो कहता है कि एक वुमेन के अंदर मैस फील हो रहा है तो इसकी डीडीज़ में वो कोई कैंसर हो सकता है, वो कोई एब्सेस हो सकती है, वो फाइब्रॉइड हो सकता है, वो एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमास भी हो सकते हैं। तो मैसेस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, आइदर ड्यू टू गायनेकोलॉजिकल रीज़न, जीआईटी रीज़न, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। सो आपने इसकी एग्जामिनेशन कर ली। अब एग्जामिनेशन के बाद आप कंफर्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपने कुछ टेस्ट कराने हैं। उन टेस्ट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी है। नंबर 2 हम लोगों ने चेस्ट एक्सरे कराना है। नंबर 3 हमने ईसीजी करानी है। फिर हम लोग फुल ब्लड काउंट कराएंगे। साथ में हम लोग जो है वो एलएफटीज़ करा लेंगे। एलएफटीज़ के बाद वो कहता है कि आप सीरम जो यूरिया लेवल्स है वो चेक कराएंगे। फिर आप एमआरआई कराएंगे ताकि हम देखें कि कोई मैस है तो वो कहाँ तक है, क्या उसको, वो सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीटी भी कर लेंगे एक्स्ट्रा पेल्विक देखने के लिए, स्टेजिंग करने के लिए। अगर ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे हमें मैस नज़र आता है या हमें मैस जो है वो यहाँ पे फील हो रहा है तो हमने इसके बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स नोट करने हैं। इस मैस का साइज़ क्या है, इस मैस की कंसिस्टेंसी क्या है, इसके अंदर कोई सॉलिड एलिमेंट है या नहीं, ये बायलेटरल है या नहीं, साथ में पेशेंट को एसाइटीज़ है या नहीं, कोई एक्स्ट्रा ओवेरियन डिजीज़ की मैनिफेस्टेशंस तो नहीं है, साथ में पेरिटोनियल थिकनेस और इमेंटल डिपॉजिट्स भी हमने देखने हैं। उसके बाद वो कहता है कि आप इस पेशेंट के अंदर और क्या करा सकते हो। आप CA-125 कराते हो, लेकिन CA-125 आपने याद रखना है नॉन स्पेसिफिक है। 80% पॉजिटिव आ जाता है वो लेटर स्टेज में जाके। इनिशियल स्टेजेस में हमने देखा कि 50% में पॉजिटिव है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में भी पॉजिटिव हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस में भी ये पॉजिटिव होता है, और फैटी लिवर डिजीज़ में भी CA-125 पॉजिटिव है। तो CA-125 पॉजिटिव होने का मतलब क्लियर कट जो है वो आपके पास ओवेरियन कैंसर नहीं है। सो डायग्नोसिस के लिए 3 चीज़ें आपने देखनी है। एक तो पेशेंट का जो मीनोपॉजल स्टेटस है वो ज़्यादातर ये पोस्ट मीनोपॉजल ही होता है, CA-125 के लेवल्स, और साथ में आपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो फीचर्स देखने हैं उसकी बेस पे आप डायग्नोसिस बनाओगे। ये ट्राइड इंपॉर्टेंट है। नाउ टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ एंड स्टेजिंग हम लोग क्या करते हैं। एक्सटेंट देखने के लिए वो कहता है नंबर 1 ये होता है कि अगर वुमेन को एसाइटीज़ है तो जो एसाइटिक फ्लूइड है एसाइटिक टैब के थ्रू वो हम विड्रॉ करते हैं और उसको साइटोलॉजी के लिए भिजवा देते हैं। इससे हमें डिजीज़ का एक्सटेंट पता चल सकता है। नंबर 2 हमारे पास जो है वो हम फ्लूइड स्पिल करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेप्रोक्टमी करते हैं, पेट खोलते हैं, फ्लूइड फेंकते हैं और उससे ऐसे वॉश हो जाता है पूरे पेट में से, वो घूम के आता है और फिर उस फ्लूइड को एग्जामिन कर लेते हैं। या नंबर 3 ये होता है कि आप लोग पेशेंट की बायोप्सी करें। अब ट्यूमर बहुत जगह पे स्प्रेड हुआ हो सकता है तो बेस्ट साइट जो बायोप्सी के लिए है वो आपके पास ओमेंटम है। ओमेंटम से स्पेसिमेन लेते हैं, बायोप्सी करते हैं, हमें ट्यूमर की डिजीज़ या स्टेजिंग पता चल जाती है, एक्सटेंट और स्टेजिंग। अब यहाँ पे एक्सटेंट पे बेटे इसने दोबारा से इसको क्या किया हुआ, स्टेज किया हुआ है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने किया। वो कहते हैं स्टेज 1 का मतलब ये है कि ये अभी डिजीज़ जो है वो कन्फाइन है टू ओवरीज। अभी डिजीज़ सिर्फ ओवरीज में है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है। अब आगे 1A कर दिया, 1B कर दिया और 1C कर दिया। 1A का मतलब है कि अभी डिजीज़ सिर्फ 1 ओवरी में है, लेकिन सिर्फ ओवरी के अंदर ही है, ओवरी की सरफेस पे नहीं है। कैप्सूल जो है वो अभी रप्चर नहीं हुआ और साथ में एसाइटीज़ भी नहीं है। 1B का मतलब है दोनों ओवरीज के अंदर है लेकिन सरफेस अभी बिल्कुल स्मूथ है, सरफेस पे ट्यूमर नहीं है, अभी कैप्सूल रप्चर नहीं हुआ और एसाइटीज़ भी नहीं है। 1C का मतलब है एक में है या दोनों में है, 1 में है या दोनों ओवरीज में है, सरफेस के ऊपर ट्यूमर आ चुका हुआ है, कैप्सूल रप्चर हो चुका हुआ और एसाइटीज़ भी साथ में प्रेजेंट है। क्लियर? तो 1 का मतलब है ओवरीज में है और फिर आगे हमने डिफाइन कर दिया।
2 का मतलब ये है कि आपका जो ट्यूमर है वो पेल्विस तक आ चुका हुआ है। कहाँ तक आ गया हुआ है? एब्डोमेन से, ओवरी से निकल के पेल्विस तक। अब फिर इसने बेटे 2 को 2A कर दिया, 2B कर दिया और 2C कर दिया। 2A में वो कहता है कि इसकी जो मेटास्टेसिस है पेल्विक में वो ट्यूब तक और यूट्रस तक है। ट्यूब में है और ट्यूब से नीचे यूट्रस में आ गया, ठीक है। 2B के अंदर कहता है बाकी तमाम जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं, अदर पेल्विक ऑर्गन्स, उन तक भी चला गया। और 2C में सेम बात करता है कि ये सिर्फ मेटास्टेसिस के साथ साथ ओवेरियन सरफेस पे भी है, उसका जो सरफेस है कैप्सूल है वो रप्चर भी हो चुका है और साथ एसाइटीज़ भी है, ठीक है। सो अगर मैं आपको कहूँ कि सरफेस के ऊपर आया हुआ है, रप्चर हुआ हुआ है, कैप्सूल रप्चर हो चुका हुआ है और एसाइटीज़ प्रेजेंट है, लेकिन है वो सिर्फ ओवरी तक, तो वो 1 में आ रहा है, 1C में आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये तीनों फीचर्स भी हैं और अदर पेल्विक ऑर्गन में मेटास्टेसिस भी है, तो वो फिर 2C में आता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है नंबर 3 का क्या मतलब होता है? 3 का मतलब होता है कि वो आपकी एब्डोमिनल पेरिटोनियम तक चला गया, यानी पहले सिर्फ ओवरीज तक था, फिर ट्यूब्स में और यूट्रस में आ गया, और अब एब्डोमिनल पेरिटोनियम तक जो है वो ट्यूमर जो है वो जा चुका है। अब इसको फर्दर उसने कर दिया हुआ है 3A में, 3B में और 3C में। 3A के बारे में बात करता है कि ज़्यादातर ट्यूमर जो है वो एब्डोमिनो पेरिटोनियम में पेल्विक तक ही कन्फाइन है। सिर्फ अगर आप हिस्टोपैथोलॉजिकली उसको देखेंगे तो उस पे आपको इसके पेरिटोनियम में डिपॉजिट्स जो हैं वो नज़र आएंगे या इम्प्लांट्स नज़र आएंगे। 3B के अंदर वो कहता है कि इम्प्लांट्स नज़र आ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी के बगैर भी, लेकिन उनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से कम है। और 3C में कहता है कि जो इम्प्लांट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी के बगैर भी, लेकिन उनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो रेट्रोपेरिटोनियली स्प्रेड हो चुके हुए हैं और स्पेशली वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड तक, ये MCQ आता है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड तक जा चुके हैं, ठीक है। सो एब्डोमिनो पेल्विक में अगर तो सिर्फ हिस्टोलॉजिकली नज़र आ रहे हैं 3A है, नज़र आ रहे हैं मैक्रोस्कोपिकली लेकिन साइज़ लेस देन 2 है, B है, मोर देन 2 है, रेट्रोपेरिटोनियली भी स्प्रेड कर चुके हैं और इंग्वाइनल लिम्फ नोड तक भी हैं, तो दैट इज़ 3C। अब लास्टली हमारे पास 4 है और 4 का मतलब है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। डिस्टेंट मेटास्टेसिस में वो कहता है डी पेरेन्काइमा ऑफ द लिवर, ये आपने याद रखना है, ये भी आ रहा होता है। और उसके अलावा वो कहता है कि पॉजिटिव साइटोलॉजी आ जाएगी प्लूरल एफ्यूजन में, डिस्टेंट ऑर्गन्स तक जो है, लंग्स है या हार्ट है, वहाँ तक ये जो है वो स्प्रेड हो चुका है, ये लिवर है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किल स्टेजिंग है वो ओवरी की ही है, लेकिन आपने याद करनी है क्या हो सकता है। सो यहाँ ओवरी तक है, पेल्विस तक है, एब्डोमिनो पेल्विक एंड डिस्टेंट है। यहाँ पे हमने कहा कैप्सूल इंटैक्ट रप्चर हो चुका है, यूट्रस है, अदर पेल्विक ऑर्गन एंड देन साथ में एसोसिएटेड विद रप्चरिंग ऑफ कैप्सूल एंड एसाइटीज़। पेल्विस है, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए डिपॉजिट्स हैं लेस देन 2 सेंटीमीटर, मोर देन 2 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंट ऑर्गन्स तक जा चुका है। सो ये इसकी बात है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि हम लोग इसको मैनेज किस तरह से करेंगे या ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। मैं ब्रीफली सा बता देती हूँ। नंबर 1 हमारे पास होता है, इसकी मैनेजमेंट होती है डी बल्किंग थ्योरी के बेस के ऊपर, ठीक है। क्या करनी है हमने? डी बल्किंग थ्योरी, और डी बल्किंग थ्योरी के बाद हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी जो है वो पेशेंट की कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसमें हम सर्जरी नहीं करते, फिर हमने सिर्फ उनमें प्राइमरी कीमोथेरेपी करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। ब्रीफली यहाँ पर इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो कहता है कि आपने लेप्रोस्कोपी ज़ाहिर करनी होती है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेप्रोस्कोपी करना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो लेप्रोस्कोपी ही है। लेप्रोस्कोपी डायग्नोसिस बनाने में भी हेल्प करती है, स्टेजिंग में भी हेल्प करती है, एंड देन आपको ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है। अब आपने करना क्या? फॉर एग्जांपल ये उसका पेट है, ये ओवरीज हैं, ये एक वर्टिकल इंसिजन लगानी है और पेट खोल देना, ठीक है। खोलने के बाद हमारा पहली चीज़ तो ये होती है कि हम फ्लूइड ले लेते हैं या फ्लूइड थ्रिल करके देख लेते हैं कि डिजीज़ का एक्सटेंट कितना है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। सो डायग्नोसिस में हेल्प करता है और स्टेजिंग कर ली। फिर हम लोगों ने क्या करना है? अब हमने करना है काम फॉर मैक्सिमम डी बल्किंग, यानी ट्रीटमेंट करना है। तो मैक्सिमम डी बल्किंग का मतलब होता है कि जितना भी हो सके उतना पोर्शन आप इसका रिमूव कर लें। क्या क्या पोर्शन हम रिमूव करते हैं? हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं, यानी यूट्रस निकाल देते हैं। बायलेटरल सल्फेंजोफ्रेक्टमी करते हैं, यानी कि उसकी ट्यूब्स और ओवरीज निकाल देते हैं। साथ में फिर हम लोग क्या करते हैं? ओमेंटेक्टमी कर देते हैं, जो ओमेंटम्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर ये इंटेस्टाइन तक गया हुआ है तो इंटेस्टाइन का वो जो पोर्शन है, रिजेक्शन ऑफ बाउल भी परफॉर्म की जाती है। पेरिटोनियम तक अगर है तो पेरिटोनियल स्ट्रिपलिंग जो है वो भी की जाती है साथ में। फिर हम देखेंगे तो साथ में हम स्प्लीनेक्टमी भी कर देते हैं। लिम्फ नोड तक है तो लिम्फ नोड रिजेक्शन भी की जाती है। एडवांस स्टेजेस में हम हत्ता के कंप्लीट डिबल्किंग की जाती है। अब जितनी कोशिश है वो सारा एरिया रिमूव कर लें, अगर नहीं पॉसिबल तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर छोड़ें, वरना सारा ही रिमूव कर लें। तो यूट्रस निकाल दें, ट्यूब्स निकाल दें, ओवरीज निकाल दें, ओमेंटम निकाल दें, बाउल को रिजेक्ट कर दें। उसके बाद जो आपके पास है
पेरिटोनियम, उसका कुछ पोर्शन निकाल लें, स्पिनेक्टमी कर दें, लिम्फ नोड को रिजेक्ट कर दें, हेंस कंप्लीट डीबल्किंग कर दें। ठीक है, अब डीबल्किंग के बाद फिर हम लोग इस पेशेंट की क्या शुरू करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी शुरू करते हैं। कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी मोस्टली प्लेटिनम बेस्ड होती है। सो जो प्लेटिनम बेस्ड है उसको अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, या फिर इसके अंदर आपके पास जो है वो पेक्लीटेक्सल जो है वो ऐड की जाती है। जो प्लेटिनम है वो प्लेटिनम क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग करता है डीएनए स्ट्रैंड्स की क्रॉस लिंकिंग करके की रेप्लिकेशन को अरेस्ट कर देता है और हेंस मज़ीद कैंसर की माइटोसिस नहीं होने देता। जो पेक्लीटेक्सल है ये बार्क से हासिल की जाती है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स को डैमेज करता है और हेंस माइटोसिस होने नहीं देता। बाकी जो कंपाउंड इसमें यूज़ होते हैं, कार्बोप्लास्टिन है, सस्प्लास्टिन, इनका अच्छा रिजल्ट है। या वैसे ज़्यूमअप यूज़ की जा सकती है जो एंटी वेजफ है, यानी एंटी जो आपकी वहाँ पे वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है उसको पोज करती है, सो एंजियोजेनेसिस नहीं होने देती, सो उससे बेहतर रिजल्ट है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग डी बल्किंग सर्जरी और उसके बाद कीमोथेरेपी मोस्टली प्लेटिनम बेस्ड एसोसिएटेड विद पेक्लीटेक्सल करते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि इन लोगों के अंदर ना हम सेकेंड लुक सर्जरी करते हैं। कुछ अरसे के बाद हम दोबारा से जो है वो लेप्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, पेट को खोल के देखते हैं ताकि हम देखेंगे कोई और जो है वो पार्ट रह तो नहीं गया या ट्यूमर अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ। कुछ लोगों का ज़ाहिर है फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट चाहिए, वो बहुत यंग है, वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर उसको शुरू से ही हम लोग कीमोथेरेपी पे ही रखते हैं। ठीक है, जब तक उसके बच्चे नहीं हो जाते, और बच्चे होने के बाद जो हतवी हल है वो यहाँ पे भी यही है, यही हमें करना पड़ता है। फॉलोअप इस पेशेंट का हम करेंगे। फॉलोअप पे हमने दो चीज़ें देखनी है, CT स्कैन करके देखते रहना है और CA-125 करना है। प्रोग्नोसिस इसकी डिपेंड करती है किस स्टेज पे आया, क्या वॉल्यूम था, हिस्टोलॉजिकली क्या ग्रेड था। ओवरऑल 5 ईयर सर्वाइवल रेट 46% है। ठीक है, अगर वो स्टेज 1 पे आ जाता है तो सर्वाइवल रेट अप टू 90% है, स्टेज 2 पे आता है तो 60 to 75% है, स्टेज 3 पे आता है तो 30 to 50% है, लेकिन स्टेज 4 पे पेशेंट आता है तो उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट लेस देन 15 है। सो ये बात जो है वो अब आप लोगों को समझ आ गई सारी की सारी ओवेरियन कैंसर की। इसमें से भी हमने अभी बात की एपिथेलियम की। बाकी जो हमारे पास पेरिटोनियल या सेक्स कॉर्डल या ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ। लेकिन यहाँ तक बेटे आपने है ना, मुश्किल है लेकिन क्या हो सकता है। सो एपिथेलियम के अंदर सीरस की बात हुई थी, म्यूसनस की, ब्रूनर की जो बिनाइन है, एंडोमेट्रियल एंड क्लियर सेल कार्सिनोमा की। देन मैंने आपको इसके टियोलॉजिकल फैक्टर्स बताए, मोस्टली ब्राका म्यूटेशन या किरास म्यूटेशन हो गई, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या ओव्यूलेशन एसोसिएटेड या लिंच सिंड्रोम हो गया। प्रिवेंट करने के लिए टाइमली बायलेटरल सल्फेंजियोफ्रेक्टमी या बायलेटरल सल्फेंजेक्टमी विद डिलेड ओफ्रेक्टमी अलॉन्ग विद हिस्टेरेक्टमी, आप इसकी बायलेटरल सल्फेंजियोफ्रेक्टमी कर दें या COCPs लेती रहे तो रिस्क ओवरऑल कम होता है, कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है। पेशेंट आएगा एब्डोमिनल फुलनेस, ग्रिथ, इसकी फीलिंग्स के साथ आप कंफर्म करने के लिए एग्जामिनेशन और ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करोगे और फिर आप उसकी स्टेजिंग कर लोगे, और स्टेजिंग पे डिपेंड करते हुए ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रीटमेंट इसका मैक्सिमम डी बल्किंग अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी ही किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवेरियन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ओवरी। नेक्स्ट में हम लोग इसकी बाकी सब टाइप्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी या कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।